क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है। पीडीएफ अभी भेजी तो है, ये वर्म होल से। ये जो लिंक है ये उसी की है। ये डाउनलोड हो जाए तो बता देना। हो गई डाउनलोड। आप में से कोई मुझे स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताएगा गाइस कि स्टोरेज डिवाइस होते क्या हैं? सर स्टोरेज डिवाइस में डाटा स्टोर होता है, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडीज हो गई। कौन से डिवाइसेस हैं जो डेटा स्टोर करवाते हैं या स्टोरेज मीडिया बोलते हैं जिनको? सर बहुत सारी स्टोरेजेस हैं, साटा एसएसडीज हो गई, हार्ड ड्राइव्स हो गई, पेन ड्राइव्स हो गई, अब तो क्लाउड में भी स्टोरेज आने लग गई है। ठीक है। डिफरेंट जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, कौन से होते हैं, और स्टोरेज कितने टाइप की होती है? मेरे पास में जो मेरा सिस्टम है, आपके पास लैपटॉप या आपका मोबाइल फोन है, उसमें कितने टाइप की स्टोरेज है? सर रैम और रोम। दो टाइप की स्टोरेज है, रैम और रोम। वोलेटाइल और नॉन नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल को क्या बोलते हैं हम? जो वोलेटाइल, जो हमारी मेमोरी होती रैम सर। है, रैम को क्या बोलते हैं? मतलब कि एक टेक्निकल वर्ड रैंडम बताइए। एक्सेस मेमोरी। और जो हमारी ड्राइव होती है उसके, जो नॉन वोलेटाइल डेटा होता है उसको? रीड ओनली मेमोरी। राहुल, शुभम, आप में से कोई? हम वोलेटाइल डेटा को क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल डेटा को क्या बोलते हैं? मैंने टेक्निकल वर्ड बताए थे इसके, जो आप बोले जाएंगे वहाँ पे। परमानेंट जो स्टोरेज सर, स्टोरेज स्टोर का है। हाँ, परमानेंट को क्या बोलते हैं? रोम। और जो नॉन वोलेटाइल जो वोलेटाइल डेटा होता है? चलो मैं बताता हूँ, देखते हैं हम आगे। स्टोरेज, स्टोरेज किसे बोला जाता है? अगर हम शॉर्टली हम देखें कि अगर शॉर्ट वर्ड में हम बोलें, लॉन्ग टर्म प्लेस ऑफ यूर डेटा, जहाँ पे लंबे समय के लिए आप अपना डेटा रखते हो, उसे स्टोरेज बोला जाता है। उसे रोम नहीं, हम स्टोरेज बोलते हैं, जहाँ पे परमानेंटली या नॉन वोलेटाइल डेटा जो हमारा होता है, जो सेकेंडरी ड्राइव होती है, सेकेंडरी स्पेस जो होता है, उसे स्टोरेज बोला जाता है। और जो रैम होती है, रैम को बोला जाता है मेमोरी। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम मेमोरी की बात करेंगे तब रैम की बात होगी, जब स्टोरेज की बात करेंगे तो रोम की बात होगी। तो उन्हें हम टेक्निकली जब बोलते हैं तो स्टोरेज और मेमोरी बोलते हैं, ना कि रोम, रोम या रैम। समझ में आया? राहुल, क्लियर है? यस सर। ठीक है। स्टोरेज इज इन
स्टोरेज इन टेक यूजुअली मीन्स सेविंग डेटा सो इट कैन बी यूज्ड लेटर। मतलब कि जब भी हम किसी डेटा को स्टोर करवाते हैं, हम इसकी अगर हम किसी डेटा को किसी भी स्टोरेज डिवाइस में हम स्टोर करवा रहे हैं तो किस लिए करवा रहे हैं? हम करवा उसको सेव कर रहे हैं ताकि हम उसको बाद में दोबारा जब भी हमें उस डेटा की जरूरत पड़े हम उसको एक्सेस कर पाएं। स्टोरेज कीप्स डेटा सेफ इवन व्हेन द डिवाइस इज पावर डाउन। मतलब कि अगर हमारा सिस्टम बंद भी किया कर दें हम, अगर हमारा सिस्टम एक जगह पे रखा हुआ है, हम उसको अगर 1 महीने 2 महीने या कई 1 2 साल के बाद भी उसको अगर पावर ऑन करते हैं तो भी हमारा जो डेटा है उसमें स्टोर सेफली स्टोर रहना चाहिए, ताकि हम जब भी हम उस डेटा को दोबारा एक्सेस करना चाहें तब हम उस डेटा को एक्सेस कर पाएं। इसीलिए उसी मीडियम को हम स्टोरेज बोलते हैं। ये रेफर करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी डिवाइस, डिफरेंट डिवाइसेस और जो हमारे डिफरेंट मीडियाज होते हैं, जिसमें आता है हार्ड ड्राइव, एसएसडी, यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो हमारे इसमें यूज किए जाते हैं, जहाँ पे डेटा की जो फाइल्स हैं हमारी अलग अलग जो हम फाइल्स यूज करते हैं, जैसे डॉट ई एक्स के एप्स हैं, हमारे पिक्चर्स हैं, या दूसरी जो स्टोरेज है जो परमानेंटली या सेमी परमानेंटली वहाँ पे स्टोर रहती है, तो उसे बोला जाता है स्टोरेज। फिर हमारी जो क्या बोलते हैं, जो हमारी स्टोरेज है वो दो टाइप की होती है, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। अब वोलाटाइल में क्या होगा, रैम जो प्राइमरी होती है जिसे प्राइमरी बोला जाता है, और दूसरी होती है सेकेंडरी, सेकेंडरी होती है नॉन वोलाटाइल। अब रैम के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, उसे हम मेमोरी के नाम से बुलाते हैं, उसे मेमोरी कहा जाता है। फिर ये टेम्पोरेली हमारे इसमें स्टोर होती है डिवाइस में, सिस्टम में, ताकि जो भी हमारे प्रोसेस हम हमारे सिस्टम रन कर रहा है उनको स्मूथनेस मिल सके, वो उसमें किसी प्रकार का टाइमिंग, एक बफरिंग ना हो, और वो इजीली एक्सेस कर पाए जल्दी से। और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और जब भी हम अपना सिस्टम को पावर ऑफ रीस्टार्ट करते हैं या पावर ऑफ करके फिर से पावर ऑन करते हैं, तो वो जो डेटा होता है, जो वोलेटाइल डेटा होता है, वो इरेज हो जाता है। फिर जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है जिसे हम स्टोरेज बोलते हैं, ड्राइव स्टोरेज, उसे नॉन वोलेटाइल डेटा बोला जाता है। तो वो परमानेंटली स्टोर होता है। यह इसी की बात हम जनरली करते हैं जब भी हम स्टोरेज की बात की जाती है। तो इसमें क्या होगा, हम चाहे कब कितनी बार भी हमारे सिस्टम को पावर ऑन पावर ऑफ करें, हमारे सिस्टम में वह हमारा डेटा है वो वैसे की वैसे ही स्टोर रहेगा जैसा हमने किया है, जब तक कि हम उसको हटा नहीं देते, उसको डिलीट नहीं कर देते। समझ में आया? क्लियर है? किसी से कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अब ये देख सकते हो कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो सेकेंडरी मेमोरी के हैं, किस टाइप से होती है। अगर इनमें से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अगर इनमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। क्लियर हो जाए तो बता देना, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। क्लियर है सर। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं एसएसडी। हम इसमें मेनली टू टाइप्स, दो हमारे जो स्टोरेज डिवाइसेस है, एसएसडी और एचडीडी, जो हमें मोस्टली हमारे सिस्टम्स में से मिलती है, और ज़्यादातर केसेस में जो देखने को हमें मिलती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो यूएसबी होती है वो भी एसएसडी में ही क्लियर हो जाती है, क्योंकि दोनों का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम है, बस एक ही डिफरेंस है, इसमें जो मल्टीपल जो नेट फ्लैश मेमोरीज है वो ऐड कर दी गई है, उसमें सिंगल होती है या डबल होती है। एसएसडी जो है वो सुपर फास्ट है, ड्यूरेबल स्टोरेज है कंप्यूटर के लिए। एसएसडी इज द स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क की तरह ही एक स्टोरेज डिवाइस है जो फास्टर है हमारी हार्ड डिस्क से, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, और इसमें कोई भी जैसे स्पिनिंग डिस्क या किसी भी उस प्रकार का कुछ भी नहीं होता मूविंग पार्ट। इसीलिए इसको
इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है हार्ड ड्राइव के मुकाबले। मेरे को एक चीज़ बताओ, एसएसडी में और हार्ड ड्राइव में ज़्यादा ड्यूरेबल कौन सी है? मतलब कि ज़्यादा टाइम तक HDD सर। जिसे हम ज़्यादा टाइम तक मैनेज करके रख सकते हैं, या जो ज़्यादा टाइम तक डेटा स्टोर रख सकती है। HDD सर। राहुल, शुभम, आपको क्या लगता है कौन सी होनी चाहिए? HHD होगा सर। ठीक है, सही है। जो हार्ड ड्राइव है वो ज़्यादा टाइम तक डेटा को स्टोर करके रख सकती है। जो उसका लाइफ स्पैन है वो उसका लाइफ स्पैन लगभग 15 साल, 15 से 20 साल तक का लाइफ स्पैन होता है। वहीं अगर हम हमारी एसएसडी की बात करें तो एसएसडी का लाइफ स्पैन जो होता है वो 10 से 12 साल तक का ही लाइफ स्पैन होता है मैक्सिमम, जिसके बाद में एसएसडी जो है वो खराब हो जाती है। मेरे को एक चीज बताओ, जो एसएसडी है उसमें मेमोरी कैसे स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है वो? कोई बताएगा? नहीं पता था। हार्ड ड्राइव और चलो एक चीज बताओ, हार्ड ड्राइव और जो एसएसडी है हमारी, दोनों में सेम फॉर्म में डेटा स्टोर होता है या डिफरेंट फॉर्म में होता है? डिफरेंट होता है सर, ये तक तो डिफरेंट। डिफरेंट होता है। आदित्य, राहुल, आपके अकॉर्डिंग क्या है, डिफरेंट होता है या सेम होता है? डिफरेंट होगा सर। ठीक है। तो ये पता है कि आपको कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, हार्ड ड्राइव में कौन सी में होता है और एसएसडी में कौन किस फॉर्म में स्टोर होगा? नो आइडिया सर, जो इतना हमारा डिटेल नहीं था। हमारी एसएसडी होती है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिकली, और जो हमारी हार्ड ड्राइव है उसमें होता है उसमें मैग्नेटिकली। मैग्नेटिक मैग्नेटिक होता है। तो इसमें आप देख रहे होगे, जैसे कि जो हमारी एसएसडी होती है इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसको थोड़ा मैं और जूम आउट कर देता हूँ। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या हमारे जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी, नैंड फ्लैश मेमोरी। यही मेमोरी है जहाँ पे रियलिटी में हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। अब आप में से साइंस बैकग्राउंड किसका है? राहुल, आदित्य, शुभम। मेरा वाला सर। ट्वेल्थ में साइंस थी? यस सर। ठीक है। फिजिक्स पढ़ी होगी आपने? तो उसमें एक चीज आती है, एक गेट्स नाम से एक वो है चैप्टर में, टॉपिक्स हैं गेट। ओ, एंड एन और गेट हो रहा सर। हाँ, उसमें कंप्यूटर साइंस में था। था ना? यस। उसमें एक गेट होता है नैंड गेट, हाँ सर। होता है, सुना है? यस सर, सुना। नॉट गेट और उसको एंड गेट को मिला करके जो बनता है, उसी से ही ये जो नैंड फ्लैश मेमोरी है बनी हुई है, उन्हीं गेट्स का यूज करके। इसीलिए इसको बोला जाता है नैंड फ्लैश मेमोरी। इसमें इलेक्ट्रॉनिकली जो डेटा है वो स्टोर होता है। हम बोलते हैं कि हमारे कहाँ काम आएगा, वो जो पीछे हमने ट्वेल्थ में पढ़ा, इलेवेंथ में पढ़ा, वो इस टाइप से हमारे काम में आता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते कि कौन सी ये क्या चीज़ें हैं। तो उनको आप देखोगे तो आपके यहाँ पे काम आएगा वो। जो हमारी इंटरनल स्टोरेज होती है वो इस टाइप से दिखती है, जो हमारे इसमें एसएसडी लगी होती है ना, वो इस टाइप से होती है। और जो हमारी एक्सटर्नल होती है वो इस टाइप से होती है। और जो उसका एक जो मदरबोर्ड होता है इंटरनल का, एक्सटर्नल का, वो इस टाइप से दिखाई देगा हमें। यही सेम मदरबोर्ड हमें देखने को मिलता है यूएसबी के केस में, बस उसको यूएसबी के अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। अब हम चलते हैं हार्ड ड्राइव पे, जिसमें हमें ज़्यादातर जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं।
कौन से पार्ट्स होते हैं एक हार्ड ड्राइव के अंदर? एक डिस्क होता है सर, हम्म। और नहीं पता है सर। आदित्य, राहुल, एक हार्ड ड्राइव जो है हमारी, इसमें कौन से पार्ट्स होंगे? तो सब वो रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क होती है सर। हम्म। हम्म, ठीक है, और और? इसके ऊपर और क्या है सर? एक चीज बताओ, जो एसएसडी बनी है वो यूएसबी के बेस पे बनी है। उसका बेस है वो यूएसबी है। वहीं से देख करके इसको मतलब कि और अपडेट करके इसको बनाया गया है एसएसडी को। जो हमारी हार्ड ड्राइव बनी थी वो किसको बेस बना करके बनाई गई थी, जो हमारी हार्ड ड्राइव बनी है? फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क को सर। फ्लॉपी डिस्क वो तो एक अकेली डिस्क हो गई ना। कंप्लीट जो मैकेनिज्म है, उसका मैकेनिज्म कहाँ से लिया गया है? नहीं पता सर। ग्रामोफोन के बारे में सुना है? ग्रामोफोन पता है क्या होता है? तो गाने में आता है सर वो लाइन से। यस सर, जो गाना वो इसको बजाता है वो। वो डिस्क पे डाल दो, वो बड़ी सी। पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा। यस सर। ये वाला, इसी को अपडेट करके बनाया गया है हमारा हार्ड ड्राइव। कि अगर इमेजेस देखोगे, जिस टाइप से इसका मैकेनिज्म है ना, जैसे ये एक डिस्क है, यहाँ पे आप देखोगे ये एक डिस्क है, और उसके ऊपर क्या है, एक पिन हेड है जो उसको रीड कर रहा है। यहीं से इसको बनाया गया है, इसी को बेस रख के। जैसे कि हम अगर इसका पूरा एक वो देखेंगे, ये देख सकते हो, यहाँ पे डिस्क है, ये वो पिन है जहाँ पे हेड है, एक्वेटर आर्म है, एक्वेटर एक्सिस है। ये इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके पार्ट्स हैं जो एक हार्ड ड्राइव को बनाने में लगते हैं। क्या क्या है वो हम एक बार इसको देख लेते हैं, कौन सा पार्ट है और उसका क्या क्या काम है। एक आता है प्लेटर और डिस्क। इसका क्या काम है? प्लेटर और डिस्क क्या करते हैं, राहुल? डिस्क या प्लेटर क्या काम करेगा? डाटा को स्टोर करता है सर, मैग्नेटिकली। हाँ, वो डेटा को स्टोर करता है। ये डिस्क है, इसमें डेटा स्टोर होता है। इसमें मल्टीपल ऑफ डिस्क होती हैं, एक डिस्क नहीं होती, कई सारी डिस्क होती हैं, और कई सारी एक्वेटर आर्म होती है। अब मेरे को एक चीज और बताओ, इसमें जो स्पिंडल है, स्पिंडल क्या होता है? बताएगा कोई? मोटर सर। मोटर जो इसको घुमाती है, डिस्क को। और जो रीड राइट हेड का क्या काम होता है? रीड राइट करना। फाइंड करना सर, अगर कोई जो भी डाटा है उसमें से निकल रहा है तो। ठीक है, और एक्वेटर आर्म? राइट पोजीशन पर जो डाटा है उसको फाइंड करके निकालना, जो भी डाटा चाहिए जो ढूंढ रहे हैं। तो फिर हेड का क्या काम है? उसको सिर्फ उसका काम है ढूंढना, ये राइट वहां से फिर इसको निकालना होगा सर, राइट। ठीक है, बेसिकली डिस्क जो होती है, प्लेटर या डिस्क जिसे हम बोलते हैं, वो यूज होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, जहाँ पे हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। फिर जो स्पिंडल है, स्पिंडल यूज होती है उसके अंदर की जो मोटर होती है, डिस्क को घुमाने के लिए, डेटा तक पहुंचने के लिए। जो यूज होती है वो होती है स्पिंडल, जो कि उसकी मोटर होती है जिसके ऊपर डिस्क को रखा जाता है। फिर उसके बाद में आता है रीड एंड राइट हेड, जो
उसमें से डेटा को रीड करता है, और उसमें अगर कुछ हम एडिट करते हैं या अपडेट करते हैं, उसको डेटा को स्टोर करवाना, उसको राइट करना, ये काम होता है रीड राइट हेड का। फिर एक्वेटर आर्म जो है होती है, उसका काम होता है उसको उस डेटा तक लेकर के जाना, हेड को। फिर जो एक्वेटर मोटर होती है, या एक्वेटर एक्सेस जिसे हम बोलते हैं, उसका काम होता है हमारे एक्वेटर आर्म को घुमाना, उस साइड जहाँ पे डेटा है वहां पर इसको लेकर के जाना। समझ में आया क्या क्या काम है इनका अलग अलग? फिर एक आ जाता है पीसीबी। पीसीबी के बारे में तो पता ही होगा आपको, जो ग्रीन प्लेट होती है। अब इसमें इसमें अलग अलग कनेक्टर्स जो हो जाते हैं, फिर यहाँ पे वो कनेक्टर्स आ जाते हैं। ये अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं अपने हार्ड ड्राइव के। अगर इसमें कुछ पूछना है या इसमें कुछ देखना है तो आप देख सकते हो, एक बार इसको जंप देखिए। ब्लॉक क्या होता है सर? हम्म। जंप ब्लॉक। जंपर ब्लॉक, ये वाला। ये एक इसमें कनेक्टर होता है, जो इसमें अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे कनेक्टर जो होते हैं ना, वही होता है इसमें। एक कनेक्ट एक टाइप वन टाइप टाइप ऑफ कनेक्टर है वो। जैसे इसमें ये पावर के लिए, ये आईडी के लिए है। तो इसमें एक कनेक्ट आपने देखा होगा साटा केबल में, वो जो कनेक्टर होता है वो होता है ये। कुछ और पूछना है? सर अब इसमें हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, हार्ड ड्राइव और एसएसडी को। जो हार्ड ड्राइव है वो चीपर है और बड़ी बड़ी स्टोरेज रख सकती है, लेकिन स्लो होती है। लेकिन जो हमारी एसएसडी है वो छोटी होती है साइज में और फास्ट होती है, लेकिन ये कॉस्टली होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। ये आप यहाँ पे इसको पूरा सभी के सभी इसके डिफरेंसेस जो हैं वो एक बार पढ़ सकते हो, एक बार रीड करो इसको। फिर अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे से पूछो। सर लाइफ स्पैन जो है वो समझ में नहीं आया लास्ट पार्ट। मैंने एक चीज बताई थी कि जो हार्ड ड्राइव होती है उसका लाइफ स्पेन ज्यादा होता है। उसकी लाइफ ज्यादा होती है, 15 से 20 साल की लाइफ स्पेन होता है उसका। लेकिन हमारी जो एसएसडी होती है उसका लाइफ स्पेन कम होता है। उसका लाइफ स्पेन 10 से 12 साल तक का ही होता है। तो ये बता सकता है क्यों होता है? सर वो जिस मैकेनिज्म में काम करती है वो टाइम टाइम वेयर आउट हो जाता है। कैसे हो जाता है? कोई बता सकता है कि कैसे हो जाता है? नो आइडिया सर। आपने देखा होगा, आपने
अब जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिकली सेव होता है और इसमें मतलब कि जो मैग्नेटिकली है, मैग्नेटिकली होता है। आपने एक चीज देखी होगी, आप कोई भी सेल या बैटरी खरीद करके लेके आते होगा मार्केट से, तो उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अब उसमें हुआ क्या है, उसमें तो हमने चार्ज स्टोर कर दिया और वो चार्ज बाद में हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज कर रहे हैं उसको। तो वो स्टोर, उसमें हमने अगर एक बार स्टोर कर दिया तो वो जाएगा कहाँ? तो उसकी एक्सपायरी कैसे हो सकती है जब तक हम उसको यूज ना करें, या फिर जब तक वो न्यूट्रल ना हो। तो कोई बता सकता है कि कैसे होता है वो, उसकी एक्सपायरी, वो एक्सपायर क्यों हो जाता है? चीज खराब हुई अंदर की पड़े पड़े। नहीं, एक चीज होती है, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्म है, जो आयंस की फॉर्म में जो डेटा है वो स्टोर होता है। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो आयंस के कारण बनती है। आपने देखा होगा एक पॉजिटिवली चार्ज चार्ज होता है और एक नेगेटिवली चार्ज होता है। तो उसमें क्या होता है, अब हमारे, अगर जब वो बाहर हमारे जो एनवायरनमेंट के उसमें कांटेक्ट में आता है, तो हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी होती है, और इसमें जो अलग अलग मतलब वो है गैसेस और वो भी घूम रही हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वो उसके साथ रिएक्शन करके वो इलेक्ट्रॉनिकली जो डेटा या चार्ज जो स्टोर हुआ है वो उसमें से न्यूट्रल हो जाता है। अगर वो स्टोर, जो चार्ज स्टोर हुआ है वो न्यूट्रल हो गया, तो उसमें क्या होगा, वो डेटा जैसा था, या वो जो हमने उसमें चार्ज स्टोर करवाए थे वो चार्ज वैसा नहीं बचेगा, वो चार्ज उसमें से वाइप आउट हो जाएगा। समझ में आया कि क्यों इसमें इसमें टाइम लिमिट होती है? क्योंकि ये सब रिएक्शन बेस्ड होता है। और एक चीज आपको मैं और बताता हूँ, जब भी हम किसी इन्वेस्टिगेशन में कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी क्राइम सीन पे या कहीं पे भी, तो उस दौरान, उस टाइम पे हमें जो हमारे जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हमने लिए हैं, उसको कभी भी जो है किसी मैग्नेटिक एरिया में या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखना होता। उससे डेटा करप्ट होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। आपने किसी ने फ्लाइट में ट्रैवल किया है, किसी ने भी? नो सर। मेट्रो से तो ट्रैवल किया होगा। यस सर। हम जब मेट्रो में जब हम एंट्री करते हैं उसमें स्टेशन में, मेट्रो स्टेशन में, तो वहां पे एक चेकिंग के लिए जो मशीन लगी होती है, जो हमारी स्कैन करती है, हम कपड़ों, हमारे जो हमारा जो भी लगेज होता है, जब हमारा बैग होता है उसको स्कैन करती है, वैसी ही मशीन हमारी वहां पे लगी होती है एयरपोर्ट में। अब उनकी जो पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है इससे, जो हमारे मेट्रो स्टेशन के जो अंदर जो मशीन लगी होती हैं। अब उसमें जो होता है वो चार्ज होता है, अलग अलग चार्ज होते हैं, एक्स जैसे रेज होती हैं उसमें, एक्स रेज और ये सब, तो वो स्कैन करती हैं उसको। तो उससे क्या होता है, जो हमारे इसके अंदर का जो स्टोरेज है, अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको खराब कर सकता है, क्योंकि वो मैग्नेटिकली स्टोर हुआ है, तो उसको इंटरप्ट कर सकता है, करप्ट कर सकता है उस ड्राइव को। और अगर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, तो वो अगर जो हमारे जो डिवाइसेस है वो इलेक्ट्रॉनिकली अगर डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो वो उसको करप्ट कर सकते हैं डेटा को। तो इसीलिए हम जब भी हम किसी कहीं पे भी जाते हैं, और जो आपने देखा होगा, जो आपने देखा नहीं है, मतलब कि जो एयरपोर्ट पे मशीन होती है, जब भी हम उसमें किसी भी फ्लाइट में ट्रेवल करने के लिए जाते हैं, एक मिनट रुकना गाइस, ये नॉइस आ रही है यार। सर थोड़ा वॉल्यूम, वॉल्यूम, जब हम एयरपोर्ट पे जब किसी फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, तो उस टाइम नॉइस जा रही थी, नॉइस। तो
जब भी हम किसी उस फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो वो मशीन्स की जो पावर होती है वो मेट्रो स्टेशन के जो मशीन होती है उससे कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए जब भी हम वहां पे जाते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनको अलग रखा जाता है, बाकी का जो हमारा सामान होता है उसको अलग रखा जाता है। क्योंकि उसमें जो हमारा वाइप आउट जो डेटा होता है वो करप्ट होने का और या वो वाइप आउट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको कि वो कैसे होता है। यूट्यूब में है। इंडियन हैकर का वीडियो था। इसमें क्या होता है। हाँ, इंडियन इंडियन हैकर। इलेक्ट्रॉनिकली वीडियो यार मिल नहीं रही है मेरे को। एक मिनट रुको। मैं मैं दिखाता हूँ यार वो किधर गई वो वीडियो, प्ले लिस्ट से देखता हूँ। इसने एक वीडियो बनाई थी उसी के ऊपर, मेरे को अभी वो मिल नहीं रही है। होता क्या है ना कि जब भी हम जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डाल सकते हैं ना उसमें। नहीं मिल रही है, अगर फिर मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा, वो दिखाऊंगा। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम हमारे स्टोरेज डिवाइस को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में लेके जाते हैं या उसमें उसके अंदर वो एंट्री करता है तो उसमें डेटा
करप्ट होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हमें ध्यान देना होता है जब भी हम उसको हमारे आर्टिफैक्ट को जब भी हम स्टोर करके या प्रिजर्व करके रखेंगे तो उसके आसपास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने जो आपको बताया था उसमें जो हमारा हम उसमें जो फैराडे बैग का यूज करते हैं वो इसीलिए किया जाता है ताकि वो किसी भी जो बाहर से किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी नेटवर्क है वो इसके साथ कनेक्ट ना हो पाए, ताकि हमारा जो डेटा है वो उसकी इंटीग्रिटी बची रहे। ये तो समझ में आ गया ना जिसके डिफरेंस थे दोनों के, इसमें तो कुछ नहीं पूछना। नो सर। ठीक है, यहाँ पे आप इनका दोनों के पार्ट्स देख सकते हो एक बार। अगर इसमें से कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो, अगर इनमें से कोई पार्ट आपको समझ में ना आए तो। हो जाए तो बता देना मेरे को एक बार, फिर हम आगे चलेंगे। सर ये सब कुछ याद रखना पड़ता है? क्या? ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, एलईडी के सारे पार्ट्स, एसएसडी के सारे पार्ट्स? बेसिकली याद नहीं रखना पड़ता हमें, थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है उसमें क्या होता है ना, जो मेन हमें प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, या तो इसकी जो एक्वेटर आर्म है वो टूट जाती है। क्या एक्सप्लेन करना है गौरव? क्या एक्सप्लेन करना था? इसमें बेसिकली होता क्या है ना, ज्यादातर जो ओके करता हूँ। इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो हमारी हार्ड ड्राइव की जो एक्वेटर आर्म होती है ना वो टूट जाती है। अब अगर वो टूट जाती है तो उसमें हमारा हम क्या करते हैं, अगर उसको बार बार चला कर देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जो इसकी जो डिस्क है वो भी करप्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको वो खराब कर देगी, क्योंकि स्पिंडल तो अपना काम कर ही रहा है, एक्वेटर आर्म है उस पर स्क्रैच मार्क कर देगा और ये सब चीजें कर देगा, तो उससे डेटा जो है वो करप्ट हो जाएगा। तो हमें इन ये सब नहीं करना होता, इसीलिए जो इसके पार्ट्स हैं, और एक चिप ऑफ का एक वो आता है, कॉन्सेप्ट आता है। उसमें क्या होता है, अब मान के चलो अगर कोई एक बार क्या हुआ था, एक सिनेरियो बताता हूँ मैं आपको। एक एक जैसे जो हमारी यूएस के एजेंसीज हैं, सीआईए और एनएसए, उसको एक वो मिल किसी टेररिस्ट का कोई आउटपुट मिला था कि वहां पे कोई टेररिस्ट है, वहां पे उनका हाइड आउट है, तो उसके ऊपर उन्होंने रेड कंडक्ट की थी। लेकिन उससे पहले ही जो वहां पे टेररिस्ट थे उनको पता चल गया कि यहाँ पे रेड कंडक्ट होने वाली है, तो वो वहां पे जितना भी उनका स्टोरेज डिवाइस थे उनको जला करके निकल गए। अब वो तो निकल गए, लेकिन क्या हुआ, वहां पे एक हार्ड ड्राइव थी, उस हार्ड ड्राइव का जो बाकी तो सारी वो जल गई थी, लेकिन जो उसकी जो मेन डिस्क होती है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है वो बाकी बची हुई थी। उसमें से जो हार्ड ड्राइव की जो डिस्क का पार्ट था, एक इस टाइप से छोटा सा एक पार्ट, एक कोना जला हुआ था। तो उसमें अब उस जो डिस्क के अंदर जो डेटा स्टोर था वो बहुत ही क्रूशियल डेटा था, जो उनको और दूसरे ऑपरेशंस में हेल्प कर सकता था और दूसरे टेररिस्ट या उनके हाइडआउट तक पहुंचने में हेल्प कर सकता था। तो अब उन्होंने क्या किया उस केस में, जो इसकी डिस्क है, डिस्क को भेजा गया, फॉरेंसिक लैब भेजा गया, वहां पे जो उनके हार्डवेयर जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्होंने उस पर वर्क किया। उन्होंने क्या किया, दूसरी एक डिस्क ली, उसमें से उतना ही पोर्शन काटा और उसमें ऐड कर दिया। जितना ये हमें सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इसको बहुत ही माइक्रो लेवल पे जा करके, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके उसमें से एक एक थ्रेड को अच्छे से काटना होता है। वो सेम थ्रेड ही वहीं पे आएगा, और उसके जो सेक्टर वैल्यूज जो होती हैं उसमें वो सेक्टर वैल्यूज को मिलाना पड़ता है, उसके अंदर जो क्लस्टर क्लस्टर वैल्यूज होती हैं उनको भी मैच करवाना होता है, क्योंकि अगर सेम सेक्टर एक ही ड्राइव में दो सेक्टर एक ही नंबर के आ गए तो फिर उसको
जो हमारी डिस्क है वो रीड ही नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो जो चीजें होती है बहुत ही डीपली जा करके हमें उसमें करना होता है। वो जो हार्डवेयर स्पेशलिस्ट होते हैं वो करते हैं, उसमें हमारा इतना काम नहीं होता है। ये भी एक फॉरेंसिक का ही पार्ट आता है, लेकिन वो फिजिकल फॉरेंसिक में चला जाता है, हमारी डिजिटल फॉरेंसिक में नहीं आता है। तो इसमें वो सब चीजें होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको दूसरी एक ड्राइव में डाल करके उस डिस्क को रीड किया, और उसमें से बहुत सी जो इंफॉर्मेशन थी वो उनको मिल गई। जो इस टाइप के जो हाई लेवल के जो केस होते हैं, हमें वहां पे ये जो चीजें होती है वहां पे ये काम आती है कि हमें क्या करना है उस सिनेरियो में। अब मान के चलो आप किसी केस में गए हो, किसी, अब आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स या कोई भी नक्सली एरिया है, या किसी कोई इस टाइप का जो एरिया है वहां पे आप गए हो, वहां से एक डिस्क आई है जो टूट रखी है। या मान के चलो एक सिनेरियो और बताता हूँ कि एक, जैसे मान के चलो कि एक ड्रोन है, आपने ड्रोन कैप्चर किया। अब वो ड्रोन है वो जा करके कीचड़ में या कहीं पानी में गिर गया। आपने उसमें से जो उसकी स्टोरेज डिवाइस है, जो उसकी पेन मेमोरी कार्ड है वो निकाल लिया। अब मेमोरी कार्ड जो है वो कीचड़ के कारण खराब हो चुका है। तो अब आप उसका क्या करोगे ये आपको पता होना चाहिए। आप उसको हार्डवेयर स्पेशलिस्ट के पास भेजोगे, वहां से उसको उसका चिप ऑफ से उसको साफ करके उसको अच्छे से क्लीन करके वापस लेके मंगवाया जाएगा, और फिर उसकी फॉरेंसिक कंडक्ट की जाएगी। तो ये चीजें हैं जो हमारे वहां पे काम आती हैं। इसीलिए जो जो ये पार्ट्स होते हैं, कभी कभी अभी मान के चलो, अब इसका ये एक्वेटर आर्म जो मैं बता रहा था, ये एक्वेटर आर्म टूट गया। तो अब हमें थोड़ा इसका पता होना चाहिए कि क्या इशू है इसमें, और किस क्यों ये डेटा रीड क्यों नहीं कर पा रहा है। हम इसको खोलेंगे, अगर हमारे पास हार्डवेयर स्पेशलिस्ट नहीं है और इमरजेंसी कोई केस है, तो उसमें हम खुद से भी चेंज करेंगे, चेंज कर सकते हैं उसमें, अगर हमें इस चीज के बारे में पता है, पार्ट्स के बारे में पता है तो। इसीलिए ये चीजें हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। समझ में आया? क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है। तो इसमें आप गौरव, आप क्या पूछ रहे थे? ये वाले पॉइंट्स पूछ रहे थे क्या? ये वाले? ये वही हाँ तो सर, है। शायद यही वाले। हाँ, ये वही तो है जो मैंने यहाँ पे बताए थे आपको। ये डिफरेंट टाइप, स्पिंडल, प्लेटर और ये सब। वो एक पूरा मतलब कि डिस्क में अच्छे से दिखा रखते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। बाकी एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे ये कनेक्टर्स जो होते हैं ना, ये चल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम और दूसरा भी, अच्छा ओके, कोई नहीं। तो वो इशू कोई नहीं होता। कभी कभी होता है कि चेंज हो जाता है, अगर हमें चेंज करना पड़ता है तो हम कर लेते हैं उसमें। थोड़ा उसको अच्छे से रीड करेंगे, थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो वो हो जाता है। उसके लिए हमें थोड़ा हार्डवेयर और ये सब चीज़ों का अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब आता है हमारी डिस्क का डिज़ाइन। जो हमारी ये डिस्क होती है, इसका क्या डिज़ाइन कैसे होता है, ये अंदर से अगर हम देखेंगे तो किस टाइप से इसमें डेटा स्टोर होता है अलग अलग। इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो किस टाइप से होगा, और उसके अंदर जो अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो आते हैं ट्रैक्स। आपने एथलेटिक्स जो होती हैं, आप एथलेटिक मीट्स जो होती हैं या कोई हमारे एथलीट्स होते हैं, उनको आपने रनिंग करते हुए देखा होगा, या ओलंपिक्स में आपने देखा होगा कि जब वो रनिंग करते हैं तो वो एक यस सर। गोल एक वो ग्राउंड होता है उनका, उसमें रन करते हैं तो उसको ट्रैक बोला जाता है। वहीं से ये वर्ड इसको लिया गया है इसके लिए। ये ट्रैक्स होते हैं जो आप ये रेड वाला देख रहे हो, कंप्लीट गोला, ये है ट्रैक। फिर इसमें आते हैं सेक्टर्स। अब जो ये आप इसमें पार्टीशन देख रहे हो छोटे छोटे ये वाले, इस टाइप से, ये होते हैं सेक्टर्स।
जो मैं अभी बता रहा था ना कि एक एक सेक्टर हमें उसमें चेक करना पड़ेगा और उस क्लस्टर्स उसमें चेक करने पड़ेंगे, ट्रैक चेक करने पड़ेंगे जो उससे मैच कर पाए। वो यही चीज थी। डिस्क के ये सारी चीज है वो एक अच्छे से वो बननी चाहिए। अब इसमें ये जो है ये सेक्टर्स हो गए, इनका साइज क्या होता है? 512 बाइट से लेके 4096 बाइट्स तक का डेटा है वो ये होल्ड कर सकते हैं, जो एक सेक्टर होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी डिस्क की। समझ में आया सेक्टर्स का? ठीक है। यस सर। फिर आती है हमारे क्लस्टर्स। अब इसमें क्लस्टर्स क्या होते हैं? क्लस्टर का जो सबसे छोटा साइज होता है वो होता है 4 KB का। सबसे छोटा साइज 4 KB होता है। इसमें क्या होता है, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो, लेकिन 4 KB मिनिमम होता है। अगर हम कोई भी एक फाइल है, मान के चलो एक कोई फाइल है 1 KB की, हम उसे स्टोर करवा रहे हैं हमारी डिस्क में, तो उसमें क्या होगा, जो वो स्पेस लेगी वो 1 KB का स्पेस ना लेकर के 4 KB का स्पेस लेगी, क्योंकि उसमें मिनिमम जो साइज है वो 4 KB तक का है। लेकिन अगर वहीं पे अगर एक फाइल 12 या 15 KB की है, तो वो एडिशनल स्टोरेज लेगी 16। अगर 15 KB की है तो वो 16 KB का स्टोरेज लेगी और वो 4 क्लस्टर उसमें लेगी। समझ में आया? आ रहा है कि क्या समझा रहा हूँ? मतलब 4 के बेस पे लेगी, मतलब जो भी लेगी स्पेस में 4 के मल्टीपल में होगा। हाँ, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। इसे छोड़ो, मैं डायरेक्ट वही दिखाता हूँ आपको। ये एक टूल है सिस्टम टर्मिनल का, जो कि हमारे इसमें विंडोज ने ही बनाया हुआ है। इसका मैं आपको लिंक दे देता हूँ। एक मिनट मेरे को देखने दो, उसी में मैंने दे रखा है या नहीं दे रखा। डिस्क डिस्क व्यू का नहीं है इसमें, मैं आपको दे देता हूँ। आप यहाँ से इस टूल को डाउनलोड कर सकते हो, अभी कर लो आप। हो जाए तो मेरे को बताना। इसमें क्या होगा, अब हम इसको अगर रन करेंगे तो इस टाइप का एक इंटरफेस हमारे पास में देखने को मिलेगा हमें। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये वॉल्यूम को पूरा जो हमारी डिस्क है उसको स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। आपका डाउनलोड हो जाए तो मेरे को बता देना एक बार। सभी का हो गया? हो गया सर। ठीक है, एक बार इसको स्कैन करने देते हैं तब तक। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। इसमें 2-3 डाउनलोड कर, इसमें से ओपन कौन सा होगा? क्या दो तीनों डाउनलोड हुआ है?
यहाँ से एक ही तो डाउनलोड हुआ होगा। सिक्सटी फोर, कोई भी एक रन कर लो, एप्लीकेशन है। 64 कर लो, डिस्क व्यू कर लो, दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। ओके सर। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये छोटे छोटे आपको डिब्बे दिख रहे होंगे इसमें, दिख रहे हैं ये छोटे छोटे डिब्बे, डिब्बों में वो रखा है, डेटा बट रखा है। तो ये क्लस्टर, इनको क्लस्टर बोला जाता है। यहाँ पे अगर आप हेल्प पे जाओगे तो ये अलग अलग इसमें जो कलर्स का मतलब है वो बता रखा है कि क्या क्या मीनिंग है जो इसमें डिफरेंट कलर्स में दिख रहे हैं उसका। अब जैसे कि हम चलते हैं, कोई एक फाइल है, हाँ, इस फाइल पे चलते हैं हम, क्लिक करते हैं और कॉपी करते हैं। इस फाइल, देख रहे हो यहाँ पे जो एक फाइल है ये 2 KB की है। प्रॉपर्टीज चेक करते हैं इसकी, इसने इसका जो साइज है वो कितना है ये बता रखा है, और जो इसने साइज डिस्क पे लिया है वो बता रखा है कितना लिया है, 4 KB का साइज लिया है। अब मान के चलो एक फाइल है जो कि ये 4 KB की ही है, वो कितना साइज लेगी, उसमें कितने क्लस्टर कितने लेगी वो, बताएगा कोई? यहाँ पे आप देख, हम्म, एक लगी ना सर। हम्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा 1 KB का भी नहीं है, 734 बाइट्स का है। ये फिर भी 4 KB का एक जो है क्लस्टर ले रही है, ऑक्यूपाई कर रही है। तो इस टाइप से होता है जो हमारा डेटा स्टोर होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्क व्यू। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्लस्टर में डेटा सेव होता है। अब मान के चलो एक फाइल है जो 10 KB की है, वो कितने क्लस्टर लेगी? 3। 3, 3। ठीक है, 3 क्लस्टर लेगी वो, क्योंकि दो तो फुल हो जाएंगे, एक में 2 KB का डेटा रहेगा। अब जो पीछे उसमें जो वो 2 KB का डेटा बचा है, अब उसका क्या होगा? कोई बता सकते हैं वो उसका क्या होगा, जो 2 KB का डेटा है? वेस्ट होगा।
वेस्ट सर। नहीं होगा, वो वेस्ट नहीं होगा, वो बन जाएगा स्लैक स्पेस, जहां से हमारी डिलीटेड फाइल्स जो हम निकालते हैं ना, जहां से डेटा रिकवर करते हैं, वो उसी स्पेस के अंदर जा करके स्टोर होता है। वो इतना कंप्रेस हो के वो 3 बार उसमें डेटा स्टोर हो जाता है उस क्लस्टर में। अब वो 4 KB का क्लस्टर अपने से 3 गुना डेटा लेके रखता है, वो 3 गुना डेटा स्टोर कर लेता है। समझ रहे हो कि आपका जो डिलीटेड डेटा निकल के आता है कहाँ से निकल करके आता है, वो इसी स्लैक स्पेस में जाता है। फिर आता है बैड सेक्टर। बैड सेक्टर क्या होता है पता है? किसी को पता है बैड सेक्टर के बारे में पढ़े? नाम से थोड़ा लगा जो खत्म हो गया हो। नो सर। बैड सेक्टर क्या होता है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक टाइम के बाद वो एक्सपायर होना स्टार्ट हो जाती है जो हमारी ड्राइव होती है। अब मान के चलो वो डेट, अब उसमें मेरी 512 GB की एक डिस्क है, ये मेरी डिस्क है जो 512 GB की है। अब इसको टाइम हो चुका है, 25 साल से मेरे पास में है ये। अभी तक ये सही सलामत चल रही थी, लेकिन अभी इसमें से थोड़ा सा डेटा जो है वो ना तो मैं रीड कर पा रहा हूँ, ना मैं उसमें कुछ एडिट कर पा रहा हूँ, राइट कर पा रहा हूँ। मान के चलो जो ये डेटा है 12 GB का डेटा करप्ट हो गया, या उसको मैं रीड राइट नहीं कर पा रहा, एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो जो ये 12 GB का जो स्टोरेज होगी, ये बैड सेक्टर कहलाएगी, क्योंकि ये खराब हो चुका है, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते अब। वो कहलाता है बैड सेक्टर। फिर आता है सिलेंडर। सिलेंडर वैसे हमारे ज्यादा यूज आता नहीं है। सिलेंडर होता क्या है बेसिकली, जो वर्टिकली वर्टिकली मैंने बताया था कि अलग अलग कई सारी डिस्क होती है, एक डिस्क नहीं होती इसमें, हार्ड ड्राइव में। तो वो डिस्क को जो नीचे की तरफ जाता है तो उसको इसने सिलेंडर बोल दिया है। लेकिन बेसिकली हमारे जो दूसरे पार्ट्स हैं जो मैंने अभी बताया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक चीज मेरे को बताओ, जैसे कि मैंने इसमें डेटा स्टोर करवा रखा है। अब मान के चलो एक फाइल है मेरे पास में जो कि 500 MB की फाइल है, लेकिन उसमें क्या हुआ, मैंने उसमें कुछ एडिट किया और उसमें कुछ डेटा ऐड कर दिया। अगर मैंने वो डेटा ऐड, मैंने वो 1 महीने पहले जो फाइल थी वो बनाई थी 500 MB की, लेकिन उसमें जो डेटा ऐड किया है वो मैंने 1 महीने बाद किया है। अब उस 1 महीने के बीच में उसमें और भी डेटा स्टोर हुआ होगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, जो दूसरा हमने एडिट किया और उसके साथ उस फाइल के साथ में जो डेटा ऐड हुआ है 100 MB का, लगा लो कि वो 600 MB की फाइल हो गई है। अब वो जो डेटा स्टोर हुआ है 100 MB का, वो उसी फाइल के साथ, अब मान के चलो ये ग्रीन है, यहाँ ग्रीन पे वो फाइल खत्म हो गई जो इसमें मैंने डेटा स्टोर करवाया, वो इसके बाद में करवाया है। तो अब वो डेटा, इस जो यहाँ पे डेटा स्टोर हो चुका है, इसको हटा के फिर वहां पे स्टोर करेगा, या जो डेटा स्टोर हो चुका है उसके बाद में वो डेटा स्टोर करेगा? उसके कहाँ? बाद में। जो डेटा स्टोर हो चुका है उसके बाद में करेगा, उसको हटा के नहीं करेगा। नो सर। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक फाइल है वो एक ही डिस्क में दो तीन जगह अलग अलग डिवाइड होकर के स्टोर हो रखी है? यस सर। यस सर, पॉसिबल है। ठीक है, सही सही बताया आपने। इसमें क्या होगा मैं दिखा देता हूँ, नीचे कोई ना कोई मेरे पास में बड़ी फाइल पड़ी होगी जरूर। जैसे ये फाइल है, ये फाइल यहाँ पे एक बन गई है, इतना डेटा था इसमें, लेकिन उसके बाद में इसमें एडिटिंग हुई कुछ टाइम के बाद में, तो यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया, कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया, फिर यहाँ पे हो गया। तो ये टाइम टू टाइम इसमें कुछ ना कुछ अपडेट होता रहा है, इसीलिए इसमें ये जो डेटा है ये आगे स्टोर होता रहा है। अब एक ये फाइल है जो कंप्लीट बड़ी फाइल है, इसको देख सकते हैं कि क्या है ये जोन फाइल है, जोन आइडेंटिफायर है, हमारे फाइल सिस्टम की फाइल होती है ये। तो आप यहाँ से देख सकते हो, जो हमारा अगर बैड सेक्टर होगा ना,
तो इसमें जैसे कलर दे रखा है इसमें, इसमें टूल्स आते हैं जो इसमें बता देते हैं कि इसमें से कोई बैड सेक्टर तो नहीं है, या कुछ क्लस्टर या सेक्टर्स हैं जिनको हम रीड या राइट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बता देते हैं वो टूल्स। जो आप नेहरू प्लेस में जाओगे तो वहां पे भी आप देख सकते हो उनको। समझ में आया डेटा कैसे स्टोर हो रहा है? तो हम आगे चलते हैं। कोई बताएगा मेरे को कि जो हमारा एक सिस्टम होता है वो कैसे बूट करता है, स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक के क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें, बूटिंग प्रोसेस क्या होगा? कोई भी एक। गौरव, आर्ची, आदित्य, राहुल, आप में से शुभम और आदित्य कंटिन्यूसली दे रहे हैं आंसर, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। आप में से कोई बता सकते हैं स्टार्टिंग से आप लास्ट तक आपका जो सिस्टम है वो कैसे बूट होता है? नहीं पता है तो थम्स डाउन कर दो, ताकि मेरे को पता चल जाए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है। हमारा जो सिस्टम एक बूट होता है वो कैसे कैसे होता है मैं बता देता हूँ। पावर ऑन करते हैं, पावर बटन होता है ना हमारे लैपटॉप में, पावर ऑन करेंगे, फिर पोस्ट आएगा। पोस्ट में क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब कि इसके अंदर जो भी इसके ड्राइवर्स हैं, जो इसके अलग अलग जो सिस्टम के अंदर हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, वो चेक करता है कि वो सब अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपने पुराने कुछ पीसी देखे होंगे, लैपटॉप में जो हमारे सिस्टम जो होते थे हमारे स्कूल टाइम में, अगर आपने कंप्यूटर यूज किया होगा तो उस टाइम में जो पुरानी विंडोज थी वो ये एक एक स्टेप को दिखाती थी, तो वो बफरिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता था। हमें उसमें वो बोलती थी प्रेस एनी की, या F4, प्रेस F4, या इस टाइप से कीज बताती थी कि आप ये या एंटर करो। तो वो सब हमें बताती थी कि ये सब आपको प्रेस करना है। तो वो क्या होता था, वो पोस्ट चेक होता था, बायोस चेक होता था। तो इस टाइप से वो हमें पूरा एक प्रोसेस रहता था। अब इसमें क्या, बायोस में क्या प्रोसेस रहेगा? हम पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन से पोस्ट जाएगा, पोस्ट से फिर बायोस चेक एमबीआर करेगा कि जो उसमें बायोस जो है वो चेक करेगा कि एमबीआर जो होता है हमारा उसमें, वो उसको चेक करेगा, फिर लोड करवाएगा बूट लोडर एमबीआर से। एक चीज बताओ मेरे को, चलो बाद में पूछता हूँ। फिर वो लोड करवाएगा ओएस में से कर्नल को, फिर रैम, और फिर ओएस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे, फिर वो सारी चीजें उसके बाद किया जाए। समझ में आया? मेरे को एक चीज बताओ, जो हमारा लिनक्स होता है, लिनक्स में बूट लोडर जो होता है, वो बूट लोडर कैसे, कौन सा बूट लोडर होता है, उसमें कौन सा यूज होता है बूट लोडर लिनक्स में? आपने वर्चुअल बॉक्स में काली या कोई ना कोई लिनक्स इंस्टॉल जरूर किया होगा, तब वो बताता है, पूछता भी है। पता है किसी को? सर वो जो डेबियन लिखा आता है, है? वो सर वो डेबियन। नहीं, डेबियन नहीं। नहीं पता? नो सर। गर्भ बूट लोडर का सुना है? यस सर, लिखता है। देखता है ना?
तो घर बूट लोडर उसमें होता है, और विंडोज में विंडोज बूट मैनेजर होता है, जो बूट लोडर यूज होता है। अभी जो हमारा लेटेस्ट जो अभी UEFI चल रहा है, जिसमें अभी किस टाइप से जो हमारा पावर ऑन होता है, ये बायोस में होता था, जो उसमें पोस्ट और वो सब हमें दिखाता था। अभी इसमें क्या हो गया, पावर ऑन करेंगे, पोस्ट जाएगा, UEFI चेक ESP करेगा, इसमें MBR होता है, इसमें ESP होता है। अब फिर वो बूट मैनेजर को फाइंड करेगा, रन करवाएगा .exe बूट लोडर को, फिर लोड करवाएगा OS कर्नल को, और OS स्टार्ट होगा। इसमें कुछ जो स्टेप्स हैं वो कंबाइन कर दिए एक ही स्टेप में। समझ में आया? सबको समझ में आ गया कि कैसे रहेगा? क्या समझ में नहीं आया शुभम? शुभम, UEFI सर। जैसे हम पहले बायोस का यूज हो रहा था हमारे इसमें, जो इसको प्रोसेस था, अभी UEFI यूज हो रहा है। आप देखोगे जो अभी हमारा विंडोज 10 11 चल रहा है, इसमें UEFI यूज हो रहा है, यूनिफाइड एक्सटेंसिव फ्रेमवेयर इंटरफेस। हमारे इसको लोड करवाने के लिए जो हमारा एक फर्मवेयर जो यूज हो रहा है, इंटरफेस जो यूज हो रहा है, वो हो रहा है UEFI। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड करने के लिए। हाँ, तो पहले जो यूज होता था वो होता था बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता था उसका, जो फुल फॉर्म होता था। तो अभी जो UEFI है, उसमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो एक ही स्टेप में मर्ज कर दिए हैं उन्होंने, यहाँ पे देख रहे होगे आप। तो उन्होंने कुछ, अब अगर वो कोई भी, अगर आप अपडेट करते हो कि कुछ भी अपडेटेड वर्जन किसी चीज का आता है, कुछ अब नई चीज बनती है, तो पिछले को और मॉडिफाई करके और अच्छा बनाया जाता है। वो एक तो वो साइज, उसमें जो पहले की जो कमियां होती हैं, टाइम और मनी का जो होता है, वो सब चीजें होती हैं, उनको ध्यान में रख के ये देखा जाता है कि कम से कम टाइम लगे, एक्सेस आसान हो, और उसमें से कुछ स्टेप्स जो कम किए जा सकते हैं उनको कम किया जाए। बायोस जो है वो कब आया था, डेवलप हुआ था 1980s में हुआ था, जबकि जो UEFI है वो अभी लेटेस्ट है, 2010 के बाद ये डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। 2010 के बाद में मतलब कि डेवलप हुआ था ये। तो इसमें और उसमें 30 साल का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो 30 साल में कितनी चीजें चेंज हुई होंगी। तो वहीं से ये है, इसमें डिफरेंस आया है। बेसिकली करता वो UEFI भी सेम चीज है। आप पावर ऑन करोगे, पोस्ट करेगा, जो उसमें जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं सबको चेक करेगा, कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है, और भी जितने सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो सभी को चेक करेगा। फिर इसमें जैसे MBR लोड करवा रहा था, इसमें ESP करवाएगा। मतलब कि बेसिकली चीज सेम है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें कुछ जो नेम है वो चेंज कर दिए जाते हैं, या उसमें जो चीजें हैं वो चेंज कर दी जाती है, जो कुछ स्क्रिप्ट्स उसमें अपडेट कर दी, तो जो अपडेटेड जो उसका वर्जन होगा उसको नाम दिया गया ESP। फिर वहां से वो जो UEFI और बूट मैनेजर में जाता है, बूट बूट मैनेजर जो है उसको फाइंड करता है और उसको रन करता है, बूट लोडर को। समझ में आया शुभम? बूट लोडर को जब वो लोड करवा लेता है, उसके बाद में वो लोड करवाता है OS कर्नल को। जो हमारा OS कर्नल है, जो हमारे जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करवाता है। जो हमारे हार्डवेयर हैं, उनको सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट भी तो करवाना है ना, आपस में। वो जो हम हार्डवेयर से जहां से कमांड दे रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर को पता भी तो चलना चाहिए कि क्या क्या कमांड आई है, तभी तो वो उसको रन करेगा। तो ये जो जो यहाँ पे ये वाला फेस होता है, यहाँ पे होता है जो OS कर्नल कर्नल है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उस जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको इंटरेक्ट करवाता है। फिर उसके बाद में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लॉगिन करते हैं,
और अपना जो भी काम हमें उसमें करना होता है वो सब स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? शुभम, ठीक है, एक बार आप इसका डिफरेंस पढ़ो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। नहीं तो मैं 5 मिनट का ब्रेक ही ले लेते हैं, आप तब तक इसको रीड करो एक बार, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप पूछो मेरे से, फिर इसके बाद में हम फाइल सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं एक 5 मिनट का टी ब्रेक ले रहा हूँ।
देखा गाइस, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। शुभम, आदित्य, राहुल, आर्ची, आपको क्लियर है? यस सर। एक चीज बताओ मेरे को, हमारे विंडोज में कौन सा फाइल सिस्टम है वो जो यूज होता है? बताएगा कोई? हमारा जो विंडोज है उसमें कौन सा फाइल सिस्टम यूज हो रहा है अभी करंटली? सर शायद NTFS। ठीक है। और लिनक्स में? लिनक्स में पता है किसी को? जब हम लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तब वो पूछता है और बताता भी है किसी को ध्यान? कोई एप्पल यूजर है तो उसको एप्पल का पता है, एप्पल में कौन सा यूज हो रहा है? ठीक है। विंडोज में सही बताया राहुल ने, एनटीएफएस यूज हो रहा है अभी, लेकिन पहले कौन सा यूज होता था? FAT32। इनकी डिफरेंस बता देता हूँ मैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? यस सर। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो फाइल सिस्टम देखो होता क्या है। फाइल सिस्टम इज द मेथड यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑर्गेनाइज, स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइस। इसका मतलब क्या है कि जो फाइल सिस्टम जो होता है वो होता है किस लिए? फाइल सिस्टम को ओएस यूज करता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसको रिट्रीव करने के लिए और मैनेज करने के लिए। अब ये एक लाइब्रेरी की तरह हो जाता है। अब अगर आप लाइब्रेरी, किसी भी आप अगर लाइब्रेरी में गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पे हर एक सब्जेक्ट की और हर एक टॉपिक की जो बुक्स होती हैं वो एक अलग जगह पे हमें मिलती हैं। वहां पे ऐसे ढेर नहीं लगा होता कि जाओ और वहां से निकाल लो। उसी टाइप से यहाँ पे फाइल सिस्टम होता है जो उसको मैनेज करके रखता है, पूरे डेटा को अलग, जेपीजी फाइल को अलग रखेगा, फिर जो हमारी वीडियोस हैं, जो हमारी
MP4 जो हमारी फाइल्स हैं उनको अलग रखेगा। तो इस टाइप से उनको डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करके रखता है, ताकि उसको रिट्रीव करने में और उसको मैनेज करने में आसानी हो। समझ में आया? ठीक है। सर रिपीट कर दीजिए। एक फाइल सिस्टम है, वो ओएस के द्वारा यूज किया जाता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके द्वारा यूज किया जाता है डेटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर, रिट्रीव और मैनेज करने के लिए। समझ में आया? यस सर। ठीक है। इट डिटरमाइंस हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड, एक्सेस एंड सिक्योर। यही मैनेज करता है, यही बताता है कि डेटा को कैसे स्ट्रक्चर किया जाएगा, किस फॉर्म, किस टाइप से उसको रखा जाएगा, और कैसे उसको एक्सेस किया जाएगा, और कैसे उसको सिक्योर किया जाएगा। ये काम सारा फाइल सिस्टम का ही होता है। वो मैं बताऊंगा आगे कि कैसे होता है। अब विंडोज में जो दो मेन फाइल सिस्टम है, कौन से हैं? FAT32 और NTFS। अब इसमें जो FAT32 है, उसकी जो फुल फॉर्म है वो है फाइल एलोकेशन टेबल 32, उसका वर्जन है। इससे पहले इसके कुछ और वर्जन आ चुके हैं। वहीं पे अगर हम जो FAT32 है वो उसका वर्जन नंबर 32 है, इसीलिए वो उसको बोला जाता है FAT32। अब इसमें क्या होता है, इसमें FAT32 is an older file system used by many operating systems for managing how data is stored on hard drives, flash drives and memory cards। ये एक पुराना फाइल सिस्टम है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आज भी यूज होता है, मैं डेटा को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमारी हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव या किसी मेमोरी कार्ड में। एफ F32 बोल रहा हूँ, FAT32 इज वाइडली compatible एंड वर्क्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस। जितने भी डिवाइस है, जितने भी स्टोरेज डिवाइस है, लगभग सभी पे वर्क करता है। सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट एंड फास्ट फॉर स्मॉल ड्राइव्स। जो हमारी छोटी ड्राइव्स होती हैं, जैसे यूएसबी हो गया, या जो हमारी छोटी, या मेमोरी कार्ड हो गया, इस टाइप में जो छोटी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं हमारी, कुछ कुछ जीबी की, उनके अंदर डेटा के उनके अंदर FAT32 फाइल सिस्टम एक अच्छे से वर्क करता है और फास्ट भी वर्क करता है। अब नो स्पेशल ड्राइवर्स नीडेड, मोस्ट ऑफ डिवाइस ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज FAT32। जो हमारे फाइल सिस्टम होता है, उसको रीड करने के लिए, अब मान के चलो मेरे पास मैंने जो मेरे हार्डवेयर हैं, उनसे मैंने एक सिस्टम तैयार कर लिया। अब उसमें जो मैंने ओएस डाला है, उसके साथ में मेरे को इसको इंटीग्रेट करवाना है। जो मैंने अभी बताया था यहाँ पे कर्नल को, कि कर्नल उनको इंटीग्रेट करवाता है ओएस के साथ। अब कर्नल उसके साथ इंटीग्रेट कैसे करवाएगा, पता है किसी को भी? किसी को भी पता है तो बताओ। वो इंटीग्रेट, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? यस सर। तो इसमें जो वो इंटीग्रेट करवाता है, वो हेल्प लेता है ड्राइवर्स का। और जो डीएलएल फाइल्स आपने देखी होंगी, या डीएलएल फाइल्स के बारे में सुना होगा, वो डीएलएल फाइल्स और उस टाइप की जो फाइल्स होती हैं, वही होती हैं हमारी ड्राइवर्स, जो एक हार्डवेयर को एक सॉफ्टवेयर के साथ में इंटरेक्ट करवाती है। तो वहीं जब हम फाइल सिस्टम को वो करते हैं, आप जब फाइल सिस्टम के बारे में डीपली पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, एमएफटी और ये सब चीज देखने को मिलेगी। तो वहां पे बताया गया है कि कैसे वो इसको इंटीग्रेट करवाता है, और कैसे कैसे क्या क्या चीजें रहती हैं उसमें। तो जो वो ड्राइवर्स होते हैं, वो उसको इंटीग्रेट करवाते हैं। अब हर एक फाइल सिस्टम के अपने अलग ड्राइवर्स होते हैं, जो उसके उसके साथ में मैच करवाते हैं और उसके साथ में इंटीग्रेट करवाते हैं। तो वही वैसे ही होता है जो FAT32 और जो NTFS, कुछ ऐसे फाइल सिस्टम्स हैं
जिनके हर एक डिवाइस में ड्राइवर्स पहले से दिए जाते हैं, ताकि हम उसमें अपनी मर्जी से कोई भी एक फाइल सिस्टम इंटीग्रेट कर सके और उसमें डाल सके जो भी फाइल सिस्टम हम उसमें यूज करना चाहते हैं। आपने कभी भी किसी अपने यूएसबी ड्राइव को फॉर्मेट किया है? किसी ने भी? तो वहां पे आपने देखा यस होगा, सर। तो वहां पे आपने जब आप उसको फॉर्मेट करते हो तो वो आपसे फाइल सिस्टम के बारे में पूछता है कि कौन सा फाइल सिस्टम आपको यूज करना है, कौन सा चाहिए। यस सर। तो इसमें ही वही, डाउनलोड होता है। हाँ, वो वही वहां पे जो फाइल सिस्टम्स जो हमें शो करता है वही करता है जो ड्राइवर्स उस पेन ड्राइव में या उस ड्राइव में मौजूद हैं पहले से। अब अगर मान के चलो हमने खुद से एक फाइल सिस्टम तैयार किया है, हमने बनाया है, हम उसे किसी हमारी ड्राइव के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमें हमारे एडिशनल जो ड्राइवर्स है वो उसमें डालने पड़ेंगे पहले, फिर उसमें हम जो हमारा फाइल सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करवा सकते हैं। अब इसमें देखते हैं जो FAT32 की लिमिटेशंस थी वो क्या क्या थी। FAT32 होल्ड्स मैक्सिमम 4 GB पर फाइल। अब इसका मतलब क्या है, किसी को समझ में आया? समझ में आया? जो FAT32 है वो होल्ड कर सकता है एक मैक्सिमम 4 GB तक की फाइल को। उससे बड़ी अगर फाइल है तो उसको ये होल्ड नहीं कर सकता, उसको मैनेज नहीं कर पाएगा और उसमें ये एरर क्रिएट करेगा। इट कैन हैंडल पार्टीशन लार्जर देन 2 TB इफेक्टिवली। जो हमारा FAT32 फाइल सिस्टम है इसकी एक लिमिटेशन ये भी थी, ये मैक्सिमम जो सबसे बड़ा जो एक फाइल एक स्टोरेज था वो 2 TB तक का ही हैंडल कर सकता था। उससे जो बड़े है उसको ये हैंडल तो कर लेता था लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाता था जितना कि ये 2 TB तक का कर सकता था। और ये ना ही कोई जैसे एडवांस जो हमारी फाइल परमिशंस जो होती हैं उनको हैंडल कर, मतलब कि उनको सपोर्ट करता था ये। समझ में आया? जो एडवांस फाइल परमिशंस है वो कौन सी होती हैं, पता है किसी को भी? नहीं पता? ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी हमारे NTFS फाइल सिस्टम में, उसके बाद में दूसरे जो फाइल सिस्टम है उनमें भी लेके आया गया इन चीजों को। जो इनके कॉम्पिटिटर हैं जैसे कि आईफोन हो, एप्पल हो गया, लिनक्स हो गया, तो उसमें भी ये अपडेट किए गए। वो मैं अभी आपको NTFS में बताऊंगा कौन से होते हैं जो वो फाइल परमिशन। फिर आता है ये कहाँ कहाँ यूज होता है। मोस्टली यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स जो हैं उनमें यूज होता है। फिर जो एक्सटर्नल जो हमारी हार्ड ड्राइव्स है उनमें भी FAT32 यूज होता है। जो हमारे मेमोरी कार्ड्स हैं उनमें भी यूज होता है। तो जो हमारे अलग अलग जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें जो FAT32 है वो यूज होता है, आज भी यूज हो रहा है। समझ में आया? FAT32 में कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं आगे NTFS पे, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो आज के टाइम पे हमारे विंडोज में यूज हो रहा है। NTFS is the default file system for most Windows operating systems and provides many advanced features compared to older file systems like FAT32। अब इसमें क्या है, जो NTFS है वो भी हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक जो डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है वो यूज हो रहा है। और ये प्रोवाइड करता है हमें एडवांस फीचर, जो कुछ एडवांस फीचर जो हमें प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू FAT32। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन विंडोज NT। ये फर्स्ट टाइम जो है वो विंडोज NT जो हमारा फाइल विंडोज का एक वर्जन आया था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर ये डिजाइन फॉर रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी ऑन मॉडर्न हार्ड ड्राइव।
जो मॉडर्न हार्ड ड्राइव जो बन रही थी उनके लिए इसको डिजाइन किया गया था, ताकि ये रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए। जो NTFS है वो एक 16 टीबी तक की एक जो बड़ी फाइल है उसको आसानी से हैंडल कर सकता है। देख रहे हो कितना डिफरेंस है इसमें। ये 2 टीबी तक का लार्जर पार्टीशन हैंडल कर पा रहा था, ये 16 टीबी तक की एक सिंगल फाइल को हैंडल कर लेता है। इतना डिफरेंस है, इसीलिए इसको इसमें विंडोज में इंट्रोड्यूस किया गया। इट अलाउज ऑल फाइल परमिशंस एंड इंक्रिप्शन। अब इसमें इंक्रिप्शन का जो एक मेन डिफरेंस है FAT32 में और NTFS में, एक मेन डिफरेंस क्या है। FAT32 में अगर हमें इंक्रिप्शन यूज करनी है तो हमें क्या करना होगा, उसमें जो हमारी पूरी की पूरी डिस्क है उसी को इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। उसमें कोई हमारे पास ये फीचर नहीं था कि हम किसी एक प्रॉपर फाइल को इनक्रिप्ट कर पाए या किसी फोल्डर को इनक्रिप्ट कर पाए। अब मान के चलो अब मेरा सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है मेरे पास में। अब मैं गया हूँ कहीं हॉलीडे पे, अब उसमें से कोई कुछ डेटा की जरूरत पड़ी जो कि ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है। अगर मैं अब मेरे को एक्सेस किसी को देना पड़ेगा, उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स और फोल्डर्स भी हैं जो जिसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो अब मैं अगर पूरी फाइल को इनक्रिप्ट कर देता हूँ तो मेरे को उसकी इनक्रिप्शन की भी देनी पड़ेगी। तो अगर वो एक बार पूरी की पूरी डिस्क को ही इनक्रिप्ट कर लेता है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जो उसके अंदर जो डेटा है, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको एक्सेस करने में। लेकिन वहीं पे अगर आप उसमें अगर जो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, फाइल आपकी जो कॉन्फिडेंशियल फाइल और जो आपका फोल्डर है, आप उसी को ही इनक्रिप्ट कर देते हो तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर उसको अगर कोई चुराता भी है तो उसकी इनक्रिप्शन को तोड़ना बहुत ही इतना आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी इनक्रिप्शन को ब्रेक करना। इसीलिए एक ये फीचर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया सिक्योरिटी मेजर को देखते हुए, सिक्योरिटी के लिए। समझ में आया? ठीक है। इट इज मच रिलायबल एंड जर्नलिंग मिनिमाइज जिस डेटा लॉस ड्यूरिंग क्रैशेस। अब इसमें क्या हुआ, ये ज्यादा रिलायबल था और इसमें जर्नलिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया। जर्नलिंग क्या होता है बेसिकली? जर्नलिंग होता है, आपको पता है जर्नलिंग का मतलब क्या होता है? किसी को भी, कोई भी एक, किसी को भी पता हो जर्नलिंग का मतलब क्या है? कुछ भी पता हो? मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? शुभम, राहुल, गौरव, आरती, यस सर। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। जर्नलिंग का मतलब पता है किसको? अगर नहीं पता होता तो नो thumbs सर। down कर दिया करो। And all that part. हाँ, आरती ने काफी हद तक ठीक बताया, ऑलमोस्ट ठीक बताया 99%। इसमें कुछ और चीजें मैं ऐड कर देता हूँ जो 1% है। इसमें क्या होता है, जर्नलिंग में आपने कभी भी देखा होगा, जो होटल्स जो होती हैं या किसी भी आप धर्मशाला में या कहीं पे भी जाते हो जहाँ पे आप रुक रहे हो, या किसी भी जगह पे आप जाते हो, जैसे आप क्राउ में भी अगर ऑफलाइन अगर आते हो तो नीचे इन्होंने एक दरबारी खड़ा कर रखा है जो कि आप पे उसमें नोट करता है। अगर आप साकेत ब्रांच में गए हो या आप यहाँ लक्ष्मी नगर में भी आए होगे तो यहाँ पे भी एक रजिस्टर रखा रहता है, जब आप आते हो तो उसमें एंट्री करनी पड़ती है, वो होती है जर्नलिंग। उसमें क्या होता है, जो जर्नलिंग का मतलब क्या होता है, उसमें ये सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, कब कौन आया है कौन गया है। और आपने होटल्स में देखा होगा कि उसमें आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं वो आपकी डिटेल्स सारी एक रजिस्टर में नोट की जाती हैं कि कब आया था, कब एंट्री हुई थी, कब चेकआउट किया, कब चेक इन किया है, उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स उसमें रखी जाती है। वो डिटेल्स क्यों रखी जाती हैं, किसी को पता है?
किसी को पता है कि वो डिटेल्स क्यों ली जाती हैं? फॉर कोई भी सिक्योरिटी पर्सन पर्पस। किस टाइप के सिक्योरिटी पर्पस? अब मान के चलो रात में आप सोए हुए हो और वहां पे होटल में फॉर फर्दर नीड्स इन एनीथिंग हैपन, हाँ वही। अब जैसे आपने एक चीज देखी हो अभी लेटेस्ट, एक मैं एग्जांपल देता हूँ जो हमारा, आपने अहमदाबाद, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश का हुआ था हादसा, देखा होगा आपने, सुना होगा। उसमें आपने डेड बॉडीज का देखा है, जो उसमें लोग थे उनकी डेड बॉडीज को, उसकी वीडियो या उसकी न्यूज देखी है, न्यूज में जो वीडियो चली थी? यस सर, डेट वो देखी थी, बहुत गंदा था। हाँ, उसमें उनकी उनका पहचान करने में कितनी मुश्किल आ रही थी। उसके डीए उनके डीएनए टेस्ट हुए हैं और फिर वो उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये, हाँ, ये कौन है, डीएनए टेस्ट से। हाँ तो उसमें है सर। बेसिकली क्या, अब मान के चलो उसमें, अब उसमें जो लोग थे, कितने लोग थे उसमें? उसमें लोग थे 242, जिसमें से 10 क्रू मेंबर्स थे। अब मान के चलो उसमें जो पर्सन थे, जो पैसेंजर थे, वो थे 232 थे, और 10 क्रू मेंबर हो गए। अब मान के चलो क्रू मेंबर की उनके पास डिटेल्स है। अब अगर इसमें मान के चलो 240 लोगों ने टिकट बुक की है, लेकिन 8 लोग जो हैं वो किसी कारण से लेट हो गए, या किसी कारण से उन्होंने, उनकी फ्लाइट मिस हो गई, या उनका लास्ट मोमेंट पे प्लान कैंसिल हो गया। अब उन 8 लोगों को, वो लोग बच चुके हैं। अब उनको इस हादसे के बारे में नहीं पता, वो किसी कारण से, अब मान के चल सकते हैं कि वो किसी गांव से या किसी दूर दराज जगह से आते हैं, उनको इस हादसे के बारे में नहीं पता। तो हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? तो उस सिचुएशन में हम यही कर सकते हैं कि जो हमारे वहाँ, जब आप वहाँ पे बोर्डिंग करते हो, जब आप अंदर आते हो उसमें, तो आपके वहाँ पे नोट किया जाता है कि कौन बंदा आया है, सारा आपका, सारा जो डिटेल्स होती हैं, आपका बोर्डिंग पास बनता है, वो सारी चीज चेक होती है। उससे पता किया जाता है कि कौन कौन बंदे उसमें मौजूद थे, कितने लोग मौजूद थे, और कितने लोग हैं वो एब्सेंट थे। तो यहीं से वो जर्नलिंग काम आती है। अब इसमें भी जर्नलिंग इसी टाइप से काम आती है। अब मान के चलो मैंने अपने सिस्टम में कुछ अपडेट किया था, अभी कुछ टाइम पहले मैंने कुछ वो किया था, और मैंने उसमें शेड्यूल कर दिया कि इतने बजे ये अपडेट है वो कंडक्ट हो जाए। आपने देखा होगा जब भी अपडेट आता है तो उसमें रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है, तो उसमें आता है कि आप इमीडिएट अभी रीस्टार्ट करना चाहते हो नाउ, और आप या कुछ टाइम में आप टाइम देना चाहते हो कि इस टाइम पे आपका जो सिस्टम है वो रीबूट हो जाए आफ्टर अपडेट। तो वो जर्नलिंग क्या करता है, आपके अपडेट्स को है वो पहले ही वहां पे लिख के रख लेता है। अगर आप नाउ में भी करते हो तो वो उसको, आपकी कमांड को रन करने से पहले उसको जर्नलिंग में नोट करता है, फिर उसके बाद में उसमें अपडेट करता है, या उसको अप्लाई करता है। अप्लाई बाद में करता है, पहले उसको नोट करता है। उससे क्या होता है, उससे क्या फायदा होगा? अब मान के चलो मैंने वो अपडेट किया और उसके कुछ टाइम बाद ही मेरा सिस्टम है वो क्रैश कर गया। अब मैं उसमें मेरा जो डेटा है वो तो चला जाएगा, जो मैंने लेटेस्ट, अब शायद से हो सकता है कि पुराना डेटा मेरा आ जाए, लेकिन जो लेटेस्ट मैंने अपडेट्स किए थे उसमें वो चला जाए। लेकिन उसको बचाने के लिए क्या होता है, हम जर्नलिंग को देखेंगे, जर्नलिंग में से जो डेटा है वहां पे जाएंगे, जर्नलिंग से हम सारा डेटा वो रिकवर करेंगे और पता करेंगे कि अभी लेटेस्ट हमने क्या अपडेट्स किए थे। समझ में आया कि जर्नलिंग क्या होता है? गौरव, राहुल, शुभम। तो इस टाइप से ये रहता है जर्नलिंग का। इसमें जर्नलिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया, फिर आया इट हैज कंप्रेशन ऑप्शन। इसमें कंप्रेशन के ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आप 7G है, जिप फाइल है, इन सब का यूज कर सकते हो। अब मान के चलो मेरे पास में एक 16 GB की कोई फाइल है, 16 GB तक की, लेकिन मैं मेरा को उसकी नीड बार बार नहीं पड़ती है। मेरे को कभी मैं उसको एक्सेस करता हूँ 2 महीने में, 3 महीने में। अब वो 16 GB का पूरा एक स्टोरेज लेके बैठा हुआ है, तो उसको मैं जिप फाइल बना करके, छोटी स्टोरेज बना करके, उसको कंप्रेस करके फाइल को रख सकता हूँ। जब भी मेरे को उसकी जरूरत होगी मैं एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज कर सकता हूँ। तो इस टाइप से मैं उसका यूज कर सकता हूँ, इसीलिए वो जो मेरा एक्स्ट्रा स्पेस जो वो ले रहा था वो उससे बच जाएगा। ये इसीलिए इसमें कंप्रेशन का एक
फीचर है वो दिया गया। इट विल सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स, ये मल्टीपल यूजर सपोर्ट करता था। एलोकेट स्पेस पर यूजर, पर यूजर हम स्पेस को डिवाइड कर सकते हैं। अप्लाई डिस्क कोड्स, डिस्क के जैसे आपने कोड्स देखे होंगे, जैसे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, तो वो सब आपने कोड्स देखे होंगे, वो अच्छे से इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम। फिर हमारा जो एन टी एफ एस है, एन टी एफ एस इज नॉट कंपेटिबल विद मैक एंड ओल्डर ओएस। जो विंडोज एनटी से पहले के ओएस है उसमें एनटी एफ एस नहीं वर्क करता, उसके साथ कंपेटिबल नहीं है। ना ही वो मैक ओएस के साथ, मैक के साथ कंपेटिबल है। ओल्डर ओएस के साथ क्यों कंपेटिबल नहीं है, कोई बताएगा मेरे को? मैंने अभी बताया था। मैंने अभी बताया था कि वो कैसे इंटीग्रेट कैसे करता है वो। पता है किसी को? जल्दी बताओ, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, 4-5 मिनट बचे हैं सिर्फ अपने पास क्लास के। नहीं, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि पुराने जो ओल्डर वर्जन है उसमें उसके ड्राइवर्स नहीं है। अगर ड्राइवर्स नहीं है तो वो उसको सपोर्ट कैसे करेगा, उसके साथ कंपेटिबल कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हम अगर उनके साथ हमें एनटीएफएस को कंपेटिबल करवाना है तो हमें थर्ड पार्टी टूल्स का उसमें यूज करना पड़ता है। समझ में आया एनटीएफएस? अब इसमें जो एक चीज थी, फाइल परमिशंस, ये क्या होती है ये मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी जैसे ये एक जेपीजी फाइल है, मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, सिक्योरिटी में जाता हूँ, तो आप यहाँ पे इसकी परमिशन देख सकते हो कि किस यूजर को मैं क्या परमिशन देना चाहता हूँ। यस सर। अगर यहाँ पे मैं एक और यूजर बना देता हूँ, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव और सिस्टम तो ये अपने उसका विंडोज का ही है, मेरा एक यूजर है इसमें, ये विशाल कुमार नाम से। एक अगर मैं और इसमें बना देता हूँ, यहाँ से एडिट करके एक और यूजर इसमें बना देता हूँ, एडिट यहाँ पे, यहाँ से नहीं यूजर बनेगा, यूजर अलग जगह से बनेगा, यहाँ से ये परमिशन एडिट होंगी। अगर मैं एडिट करके इसमें सिर्फ रीड का, उसको सिर्फ रीड परमिशन दे देता हूँ, राइट परमिशन नहीं देता, तो वो सिर्फ इसको खोल करके सिर्फ पढ़ सकता है, उसको देख सकता है, उसको उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता। तो इस टाइप से मैं इसमें परमिशन दे सकता हूँ। अब मैंने जो अभी सिनेरियो आपको बताया था एक, कि ऑर्गेनाइजेशन में मैं अगर हॉलीडे पे गया हूँ तो मेरे को उसको एक्सेस देना पड़ सकता है, तो मैं उसमें एक और दूसरा यूजर बना करके रख सकता हूँ, जिसको लिमिटेड परमिशन मैं दूंगा। तो उसको मैं उसका पासवर्ड दूंगा, ना कि अपने रूट यूजर का, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर है, उसको उसकी परमिशन मैं उसको नहीं दूंगा। इस टाइप से भी मैं उसके अंदर सिक्योरिटी जो फीचर्स हैं वो वर्क करेंगे। एनटीएफएस तक क्लियर है सभी को? अगर कुछ पूछना है तो यस। पूछो, नहीं तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। लिनक्स और जो मैक है वो हम कल देखेंगे, जो एप्पल का है। ठीक है, अभी तक क्लियर है जो मैंने करवाया है? अगर कुछ पूछना है या कुछ जो मैंने लास्ट क्लासेस में जो हमारा हुआ है उसमें अगर कुछ पूछना हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो उसमें से पूछ सकते हो आप। है किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? ठीक है, तो फिर हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।